नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स और नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकालें। हाँ मतलब उनकी बनावट, उनके गुण और वो कौन सी खास केमिकल रिएक्शंस हैं जो उन्हें इतनी अहम बनाती हैं। बिल्कुल। तो आज का मिशन यही है, ये समझना कि आखिर ये -COOH ग्रुप वाले कंपाउंड्स इतने खास क्यों हैं। जैसे सिरका हम सब जानते हैं, हाँ। है ना? उसका तीखापन एसिटिक एसिड से आता है। वो भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। हाँ बिल्कुल। पर क्या बस इतना ही है या इनकी कहानी कुछ और भी गहरी है? तो चलिए आज इसी को थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि साइंस इन्हें इतना अहम क्यों मानता है। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से करें? इनकी पहचान से। हाँ, सबसे पहले पहचान, कैसे पता चले कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? देखिए, इनकी पहचान है इनका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH जिसे लिखते हैं। COOH। हाँ, इसमें खास बात यह है कि एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, वो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। अच्छा। और उसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से एक OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़ा होता है। ओके, तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल एक ही कार्बन पर, यही है इनकी पहचान। बिल्कुल, यही इनकी यूनिक बनावट है। हाँ। और इसी से इनका सबसे मशहूर गुण आता है एसिडिटी, अम्लीय स्वभाव। एसिडिटी मतलब ये एसिडिक होते हैं? हाँ, जब इन्हें पानी में डालते हैं तो ये जो OH वाला हाइड्रोजन है ना, हाँ। वो H+ आयन यानी प्रोटॉन के रूप में काफी आसानी से निकल जाता है। इसी प्रोटॉन के निकलने से एसिडिटी आती है। ठीक है, पर प्रोटॉन तो मतलब OH ग्रुप तो अल्कोहल में भी होता है, फिनॉल में भी होता है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ही इतने स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों हैं फिनॉल और अल्कोहल की तुलना में? क्या राज है इसका? बहुत अच्छा सवाल है। राज छुपा है प्रोटॉन निकलने के बाद जो बनता है उसमें। बाद में? मतलब देखिए, जब एसिड RCOOH अपना प्रोटॉन H+ छोड़ता है तो पीछे क्या बचता है? RCOO- आयन। RCO-। हाँ। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ये उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस। ओके। अब असल खेल यहाँ है। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्थिर होता है। रेजोनेंस, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, हाँ। इसको ऐसे समझिए कि आयन पर जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया वो किसी एक एटम पर टिक कर नहीं रहता। वो दोनों ऑक्सीजन एटम पर बराबर रूप से बढ़ जाता है, घूमता रहता है, डीलोकलाइज्ड रहता है। दोनों ऑक्सीजन पर बराबर? हाँ बिल्कुल बराबर। केमिस्ट्री में कहें तो इसकी दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। हाँ, इस चार्ज के बंटवारे से आयन को जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलती है। समझ गई। तो क्योंकि प्रोटॉन छोड़ने के बाद जो आयन बन रहा है, हाँ, वो इतना स्टेबल है, हाँ, इसलिए एसिड को प्रोटॉन छोड़ने में आसानी होती है, इसीलिए ये अच्छे एसिड हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए इनका पीके मान भी काफी कम होता है, करीब 4.5 के आसपास। 4.5 और पीके कम मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ, पीके जितना कम एसिड उतना स्ट्रांग। तो फिर फिनॉल और अल्कोहल का क्या? उनका पीके कितना होता है? फिनॉल का पीके होता है लगभग 10। वो भी प्रोटॉन छोड़ते हैं। उनका कॉन्जुगेट बेस फेनॉक्साइड आयन भी रेजोनेंस से स्थिर होता है। लेकिन वहां सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बराबर नहीं होती। चार्ज ऑक्सीजन के अलावा कार्बन पर भी जाता है, जो उतना अच्छा नहीं है। तो फेनॉक्साइड आयन कार्बोक्सिलेट जितना स्थिर नहीं हो पाता। अच्छा, और अल्कोहल? अल्कोहल तो सबसे कमजोर है, पीके करीब 16। 16, हाँ काफी ज्यादा है। हाँ, क्योंकि उनका कॉन्जुगेट बेस अल्कोक्साइड आयन RO-, उसमें रेजोनेंस तो होता ही नहीं। उल्टे जो R ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला +I इफेक्ट होता है। वो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देता है, आयन को अस्थिर कर देता है। ओ, तो सारा खेल कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का है। बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी का राज उनके कॉन्जुगेट बेस की रेजोनेंस स्टेबिलिटी ही है। कमाल है, ये रेजोनेंस सच में बहुत पावरफुल चीज है। अच्छा, अब एक और सवाल। आपने कहा RCOH, अगर हम ये R ग्रुप बदल दें तो क्या एसिडिटी पर फर्क पड़ेगा? जैसे क्या CH3COH यानी एसिटिक एसिड और ClCH2COH यानी क्लोरो एसिटिक एसिड बराबर एसिडिक होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी और मजेदार हो जाती है। R ग्रुप का एसिडिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कैसे? अगर R ग्रुप
इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसे कहते हैं। खींचने वाला जैसे? जैसे हैलोजन हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या नाइट्रो ग्रुप -NO2। इनका होता है -I इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, तो ये ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं, वो कैसे? सोचिए, कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है। अगर R ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो इस नेगेटिव चार्ज को भी अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा। मतलब चार्ज सिर्फ 2 ऑक्सीजन पर ही नहीं बल्कि R ग्रुप की तरफ भी फैलेगा। ओके। चार्ज जितना ज्यादा फैलेगा, आयन उतना ज्यादा स्थिर होगा। और हमने अभी देखा, आयन जितना स्थिर, एसिड उतना स्ट्रांग। वाह, तो मतलब अगर एसिटिक एसिड में एक H हटाकर Cl लगा दें, हाँ, क्लोरो एसिटिक एसिड, हाँ, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आयन को स्थिर करेगा और एसिड स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल। क्लोरो एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग है। 2 क्लोरीन लगा दें, डाइक्लोरो, तो और स्ट्रांग। 3 लगा दें, ट्राइक्लोरो, तो और भी ज्यादा स्ट्रांग। गजब। रूप बदलकर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एरोमेटिक एसिड का क्या? जैसे बेंजोइक एसिड, जिसमें बेंजीन रिंग जुड़ा होता है COOH से। हाँ, बेंजोइक एसिड, उसका पीके होता है 4.2 के आसपास। 4.2? ये तो एसिटिक एसिड 4.76 से भी कम है। मतलब बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रांग हुआ। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग। इसकी वजह थोड़ी अलग है। बेंजीन रिंग का कार्बन जो सीधे COOH से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, अच्छा। जबकि एसिटिक एसिड में CH3 का कार्बन sp3 होता है। sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला -I प्रभाव दिखाता है। ये प्रभाव बेंजोएट आयन कॉन्जुगेट बेस को एसिटेट आयन से हल्का सा ज्यादा स्थिर कर देता है। इसीलिए बेंजोइक एसिड थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गई इनकी पहचान और एसिडिटी की कहानी। बिल्कुल। पर कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ H पॉजिटिव देने के लिए ही नहीं जाने जाते, ये और भी बहुत कुछ करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत वर्सेटाइल कंपाउंड्स हैं, कई तरह की रिएक्शंस दिखाते हैं। तो कुछ मुख्य रिएक्शंस देखें जिनमें ये COOH ग्रुप बदलता है। जरूर, चलिए कुछ खास बदलाव देखते हैं। एक बहुत कॉमन रिएक्शन है OH ग्रुप को हटाकर क्लोरीन लगाना। OH की जगह -Cl। हाँ, इससे बनते हैं एसिल क्लोराइड, RCOCl। इसके लिए एसिड को PCl3, PCl5 या SOCl2 यानी थायोनल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। तीनों में से कोई भी चलेगा या कोई बेहतर है? वैसे काम तीनों करते हैं, लेकिन SOCl2 को अक्सर ज्यादा पसंद किया जाता है। थायोनिल क्लोराइड क्यों? इसकी वजह प्रैक्टिकल है। जब SOCl2 रिएक्ट करता है तो साथ में 2 गैसें बनती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, गैसें। बाद में सफाई आसान हो जाती है। समझ गई, सहूलियत की बात है। ओके, और कौन सी रिएक्शंस हैं जिनमें -OH हटता है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एमाइड बनाना। अमाइड? हाँ, ये प्रोटीन्स वगैरह में पाए जाते हैं। अमाइड, हाँ। एमाइड बनाने के लिए एसिड की रिएक्शन अमोनिया से या अमीन जैसे RNH2 से कराते हैं। पहले एक सॉल्ट बनता है, फिर उसे तेजी से गर्म करते हैं तो पानी निकल जाता है और एमाइड बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हमें पूरा COOH ग्रुप ही हटाना हो तो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी हो, क्या वो मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन? हाँ, CO2 का निकलना। इसके लिए आमतौर पर एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हैं और उसे सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडा लाइम? ये क्या होता है? सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। इसे सॉल्ट के साथ तेजी से गर्म करते हैं। नतीजा? CO2 निकलने के बाद क्या बचता है? नतीजा बड़ा इंटरेस्टिंग है। CO2 निकलने के बाद एक हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन? हाँ, और खास बात यह है कि इस हाइड्रोकार्बन में ओरिजिनल एसिड से एक कार्बन कम होता है। एक कार्बन कम? अच्छा, जैसे अगर सोडियम एसिटेट CH3COONA से शुरू करें तो मीथेन मिलेगा। CH3COONA में 2 कार्बन थे, मीथेन में 1। वाह, ये तो कार्बन चेन छोटी करने का तरीका हो गया। सिंथेसिस में काम आता होगा ये। हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये काफी यूजफुल है। ठीक है। अच्छा, क्या हम COOH ग्रुप को किसी और ग्रुप में बदल सकते हैं, जैसे अल्कोहल में? हाँ, उसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल बनाया जा सकता है। रिडक्शन? हाँ। इसके लिए क्या यूज करते हैं? इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होते हैं। सबसे कॉमन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4, जिसे ड्राई ईथर में यूज करते हैं।
LiAlH4, ये नाम सुना है। हाँ, काफी पावरफुल है। या फिर डाइबोरेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। LiAlH4 और डाइबोरेन, इनमें कोई फर्क है? यहीं पर केमिस्ट्री की बारियां आती हैं। LiLH4 बहुत स्ट्रांग है। वो एसिड के साथ साथ कई और ग्रुप्स को भी रिड्यूस कर सकता है। अच्छा। डाइबोरेन थोड़ा ज्यादा सिलेक्टिव है। वो COOH को तो अल्कोहल में बदल देगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में कहीं एस्टर, नाइट्रो या हैलो ग्रुप हैं, तो उन्हें अक्सर छोड़ देता है। ओह, तो अगर हमें सिर्फ एसिड ग्रुप को ही रिड्यूस करना है, बाकियों को नहीं, तो डाइबोरेन बेहतर है? हाँ, उस केस में डाइबोरेन ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। और एक बात और, एक और कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाँ, NaBH4। क्या वो भी एसिड को रिड्यूस करता है? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता। अच्छा, ये एल्डिहाइड कीटोन को तो करता है पर एसिड को नहीं। हाँ, ये एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में बदलता है, पर एसिड पर असर नहीं करता। इसीलिए सही रिएजेंट चुनना बहुत जरूरी होता है। हर टूल हर काम के लिए नहीं बना होता। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए लैब में कोई अनजान सैंपल मिला, हमें शक है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कोई आसान टेस्ट हैं जिनसे पता लगा सकें? हाँ, कुछ क्लासिक लैब टेस्ट हैं जो काफी भरोसेमंद है। सबसे पहला और सबसे आसान लिटमस टेस्ट। लिटमस पेपर वाला? हाँ, एसिड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो सैंपल का पानी में घोल बनाकर नीला लिटमस डालें। अगर लाल हो गया तो एसिड हो सकता है। पहला हिंट। ये तो बहुत बेसिक हुआ। कोई और पक्का टेस्ट? बिल्कुल। दूसरा और ज्यादा कंफर्म करने वाला टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा? हाँ, वही। सैंपल में थोड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का घोल मिलाएं। अगर तेज बुदबुदाहट के साथ गैस निकले। गैस? कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगर CO2 की तेज बुदबुदाहट दिखे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होने का काफी पक्का सबूत है। अच्छा, और क्या ये टेस्ट सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही देते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। फिनॉल भी थोड़े एसिडिक होते हैं, पर वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे वीक बेस से रिएक्ट करके CO2 निकाल सकें। ओह, तो ये टेस्ट फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्क करने के लिए भी यूज होता है? हाँ, बिल्कुल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए काफी स्पेसिफिक माना जाता है। ठीक है, और कोई तीसरा टेस्ट? तीसरा है एस्टर टेस्ट। इसमें हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का फायदा उठाते हैं। एस्टेरिफिकेशन? हाँ, आप अपने सैंपल को थोड़ा सा इथेनॉल या कोई और अल्कोहल और कुछ बूंदें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट के तौर पर के साथ मिलाकर धीरे धीरे गर्म करें। गर्म करने पर क्या होगा? अगर सैंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा। और एस्टर का कैसे पता चलेगा? एस्टर की खास पहचान होती है, उनकी फलों जैसी मीठी गंध, फ्रूटी स्मेल। अगर गर्म करने पर ऐसी फ्रूटी स्मेल आती है तो समझ जाइए कि आपका ओरिजिनल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड था। वाव, फलों जैसी खुशबू, ये तो मजेदार टेस्ट है। हाँ, ये वही रिएक्शन है जिससे असली फलों और फूलों में खुशबू आती है। तो कुल मिलाकर आज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की दुनिया को काफी करीब से देखा। हमने समझा कि कैसे उनका वो खास COOH ग्रुप, जिसमें कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल साथ है, उन्हें रेजोनेंस के जरिए स्टेबिलिटी और एसिडिटी देता है। हाँ, वो रेजोनेंस वाला फंडा बहुत जरूरी है। और ये भी देखा कि कैसे उनसे जुड़े R ग्रुप्स उनकी एसिडिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, देने वाले घटाते हैं। बिल्कुल, जैसे एक स्विच हो। डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बन कम करना और रिडक्शन से अल्कोहल बनाना। और ये भी कि सही रिएजेंट चुनना कितना जरूरी है, जैसे LiAH4, डाइबोरेन और NaBH4 का फर्क। हाँ, वो NaBH4 वाली बात याद रखनी होगी। और आखिर में लैब में उन्हें पहचानने के आसान तरीके भी जाने। लिटमस, बाइकार्बोनेट और वो फ्रूटी स्मेल वाला एस्टर टेस्ट। बिल्कुल, ये सारी बातें स्ट्रक्चर, एसिडिटी, स्टेबिलिटी, रिएक्शंस, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। इन्हें समझना आगे की पढ़ाई के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही ये समझने के लिए भी कि नेचर में और हमारी बनाई चीजों में, जैसे दवाएं, प्लास्टिक, इनमें ये कंपाउंड्स कैसे काम करते हैं। वो चुंबक वाला उदाहरण जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे कार्बोक्सिलेट आयन अपने 2 ऑक्सीजन सिरों पर नेगेटिव चार्ज को बराबर बांटकर स्थिरता पाता है। ये दिखाता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे अपनी एनर्जी कम करने के लिए चार्ज को फैलाते हैं। रेजोनेंस की यही ताकत है। सही बात है। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है,
जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। क्या सवाल? हमने देखा कि R ग्रुप बदलकर एसिड की ताकत को कैसे फाइन ट्यून किया जा सकता है। हाँ। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, देने वाले R ग्रुप्स तो अनगिनत हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम, मतलब केमिस्ट लोग, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके बिल्कुल खास जरूरत के हिसाब से एसिड डिजाइन कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बिल्कुल सही पीएच पर काम करने वाला मॉलिक्यूल चाहिए, या किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए खास एसिडिटी वाला कैटलिस्ट। तो क्या हम एसिडिटी को वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं जैसे किसी मशीन की सेटिंग करते हैं? यह बहुत दिलचस्प सवाल है। पोटेंशियली हाँ, मॉलिक्यूलर डिजाइन इसी दिशा में काम करता है। हम ग्रुप्स को बदलकर प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये दिखाता है कि केमिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं, बल्कि डिजाइन का साइंस भी है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि हम इस ज्ञान का इस्तेमाल करके भविष्य में क्या-क्या बना सकते हैं। हाँ, इस पर और खोजबीन करना वाकई रोमांचक होगा।